में है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वो भी है कि पीपलू खाट में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्जन का मामला प्राप्त होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए पीपलू कोर्ट में ग्राम न्यायालय सर्जन हेतु राज्य सरकार को जरिए पत्र दिनांक 18/12/2014 को लिखा गया था, जिस पर राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई। तत्पश्चात पीपल कोर्ट के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अपर सिविल न्यायाधीश न्यायालय सृजन का ज्ञापन प्राप्त होने पर नए सिरे से लंबित प्रकरणों की संख्या मंगवाई जाकर प्रकरण माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखा गया है, जिस पर कमेटी द्वारा दिनांक 12/8/2023 को उक्त प्रकरण को अस्वीकार कर दिया गया है। वर्तमान में पीपल कोर्ट में किसी प्रकार का विचाराधीन नहीं, क्योंकि हमने सरकार को लिखा तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुकदमों की संख्या को देखते हुए उसे स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। इसीलिए इस स्टेज पर हम आपके क्षेत्र में न्यायालय खोलने में असमर्थ हैं। अब उत्तर तो आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने प्रकरण के बारे में पूछा था, आपने प्रकरण बताया, बता दिया 241,23,000। आपके प्रश्न में जो है उसका उत्तर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि मेरे सीओ सर्कल में 3000 से ऊपर प्रकरण लंबित है। क्या आपने जो नियम बताए हैं सभी कोर्ट में कोर्ट इसी नियम से हैं या कोई छूट दी गई है? माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, राजस्थान सरकार और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों से ही चलते हैं और नियमानुसार जो भी कोर्ट खोले गए हैं या कर्मोन्नत किए गए हैं। मैं पुनः आपको दोहराता हूं, आपके क्षेत्र के जो प्रकरण मैंने बताया, शायद आपने ध्यान से सुना भी नहीं, आपके क्षेत्र के सिविल प्रकरण सिर्फ 24 है और क्रिमिनल नेचर के 281 है। अगर आप ये मानते हैं कि हमारा आंकड़ा गलत है तो तथ्यात्मक लाके दे सकते हैं, मुझको वेरीफाई करेंगे। गलत आज जवाब देगा तो उसकी कार्रवाई होगी। नहीं, आज हमारे पास प्रमाणित आंकड़े हैं। जहाँ तक आपका ये कहना है कि क्या सभी क्षेत्रों में इसी तरह से होता है, पूरे राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के सहमति से और राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ये न्यायालय खोले जाते हैं या कर्मोन्नत किए जाते हैं या विचाराधीन प्रकरणों को इधर से इधर किया जाता है। एक समानता से एक साथ न्याय होता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न 57 स्थगित किया गया है। केंद्र से नहीं, प्रश्न स्थगित हो गया। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा स्थगित हो गया। प्रश्न संख्या 58 स्थगित हो गया। बात जब करता हूं, जब ये अग्राह्य था प्रश्न तो लगा कैसे? दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि जब सरकार की जानकारी में ये आ गया कि चांदी, पायल, बिछियां, कड़े, छल्ले 70% गहनों में गिलट और एल्यूमिनियम की चमक है, तो इस पर सरकार कोई संज्ञान तो ले, कोई कानून तो बनाए, कोई बहाना नहीं। बैठिए, हो गया। अब स्थगित हो गया। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा। प्रश्न संख्या 58। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रश्न का उत्तर आ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री महोदय ने बहुत जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत शानदार बजट दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरी मांग है, मेरा प्रश्न नंबर 1 है, श्री गणेश जी के मनसापूर्ण जी मंदिर जहाजपुर, श्री वर्जनंदन जी के मंदिर जहाजपुर, श्री शांतेश्वर जी और सोमेश्वर जी मंदिर जहाजपुर, श्री राजेश्वर जी मंदिर जहाजपुर, श्री बलदाव जी मंदिर ग्राम शक्करगढ़, इन मंदिरों आत्मनिर्भर मंदिर है, सरकार के स्वयं के खर्चे से ग्रामवासी चलाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इनके जीर्णोद्धार और रंग रोशन की व्यवस्था सरकार कराना चाहती है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 593 मंदिर प्रत्यक्ष परिवार आत्मनिर्भर परिवार के हैं, जिनका पूरा रखरखाव, उनका जीर्णोद्धार, सारी की सारी व्यवस्था देवस्थान विभाग करता है। इनसे 552 मंदिर राजस्थान में है, 41 मंदिर अन्य प्रदेशों में हैं। इनमें से माननीय सदस्य के क्षेत्र में 5 मंदिर
मंदिर श्री गणेश जी मनसापुर जी जहाजपुर, मंदिर श्री ब्रजमोहन जी जहाजपुर, मंदिर श्री शांतेश्वर जी उर्फ सोमेश्वर जी धर्मशाला, मंदिर श्री राजेश्वर जी जहाजपुर, मंदिर श्री बलराम जी ग्राम शक्करगढ़ जाजपुर। ये 5 मंदिर माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमने 2024-25 में इन मंदिरों पर 4,75,215 रुपये वहाँ के रंग रोगन के लिए, वहाँ की मंदिरों की पोशाकें, बोर्ड लगाने के लिए खर्च किए हैं। और अभी माननीय सदस्य ने बताया कि वहाँ उन मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिए या रख रखाव के लिए, रंग रोगन के लिए और राशि की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य की भावना को समझते हुए जितना भी हम इनमें परीक्षण कराएंगे और आवश्यकता के अनुसार हम काम कराएंगे। अगला प्रश्न श्री भीमराज भाटी। प्रश्न संख्या 59। पूछिए। मुझे उत्तर प्राप्त हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे उत्तर में ये बताया गया कि 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत हुई है। उन 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत में कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। फिर भी उन 14 में से 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है या अन्य जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है या मूल विभाग में भेज दिया गया है। जब कोई भी ठोस सबूत नहीं पाया गया तो 14 में से 10 के विरुद्ध तो आपने एक्शन लिया, 4 को एज इट इज आपने कायम रखा। जो 4 सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे उन लोगों को आपने कुछ छेड़ा ही नहीं, उनको आपने टच ही नहीं किया। मेरा पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है माननीय कि 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, 14 में से आपने जवाब दिया है कि कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। फिर भी आपने उन 14 में से 10 लोगों को, 8 के खिलाफ तो उनको ट्रांसफर कुछ किया, 2 के खिलाफ उनको मूल विभाग में भेजा। तो जब कोई ठोस शिकायत, कोई सबूत ही नहीं था तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ क्यों एक्शन लिया? और 14 में से 10 के खिलाफ एक्शन लिया तो जो 4 सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन 4 को आपने एज इट इज कायम रखा, उनको कोई टच नहीं किया आपने। उसका क्या कारण है? नंबर 1। नंबर 2। एक सेकंड सुन लीजिए, मैं एक आने दो उत्तर, एक का दे दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन 14 अधिकारी कर्मचारियों के बारे में सदन को अवगत कराया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ शिकायतें तो उनका कोई एड्रेस नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था। साथ ही साथ जैसा इस उत्तर में भी आया है, 8 का स्थानांतरण किया। स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है और जो दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं उनको भी भेजने का अधिकार पॉल्यूशन बोर्ड को है। तो इसमें तो आपका कोई बंधन नहीं रहा, सतत प्रक्रिया है। हमने उनको डेपुटेशन उनको वापस भेज दिया। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जब उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं पाया गया, सबूत नहीं पाया गया, तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ तो आपने एक्शन लिया, मूल विभाग भेज दिया, वो आपका अधिकार है, सही है। लेकिन बाकी के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया, स्थानांतरण कर दिया। लेकिन जो 4 सबसे भ्रष्ट है, 4 अधिकारी जो सबसे भ्रष्ट है, मुख्य अभियंता है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, उनके खिलाफ आपने कुछ भी नहीं किया। इसका क्या कारण है? मुख्य अभियंता का नाम बता दे तो ज्यादा अच्छा रहता। ये रहा सर, मुख्य अभियंता है नवीन माथुर, नीरज माथुर। अतिरिक्त मुख्य अभियंता है भुवनेश माथुर। और मैं दावे के साथ इस ऑगस्ट हाउस में खड़ा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन 4 अधिकारियों का आपने टच नहीं किया है वो पर्यावरण विभाग, पर्यावरण मंडल के सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अभियंता। माननीय अध्यक्ष महोदय, नीरज माथुर जी, अब राजे उत्तर आ रहा है। माननीय नीरज माथुर जी दिनांक 30/9/2023 को रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। भुवनेश माथुर जी के संदर्भ में आपने सदन के अंदर चर्चा करी, तो ये ठीक है कि पाली के कुछ टेक्सटाइल मिलों से उनके संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनके पास जो टेक्सटाइल का चार्ज था वो पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा टेक्सटाइल का चार्ज वापस ले लिया गया है और उनकी जगह एक वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती शशि चौधरी जी को वो चार्ज दिया गया है। और आपने जिस इंक्वायरी की बात करी है, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपने जो भी विषय सदन के अंदर रखे हैं उसके लिए हमारे पॉल्यूशन बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा उन तमाम विषयों पर जांच करा ली जाएगी। क्योंकि पाली के अंदर विशेष रूप से जो समस्या है वो पॉल्यूटेड पानी को लेकर के है। किसान भी परेशान है, किसान चाहते हैं कि उनकी धरती का सही तरीके से उपयोग नहीं पा रहा है, उद्योगपति भी चाहते हैं कि उनकी यूनिट ढंग से चले।
इसके लिए माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त करी है, मैं सदन के अंदर घोषणा करता हूं कि हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन बोर्ड के, उनके माध्यम से समस्त प्रकरण की जांच करा ली जाएगी। धन्यवाद। श्री कालीचरण सराफ, दो हो गए, आश्वासन दे दिया, जांच कराएंगे। प्रश्न संख्या 60। दूसरा पूरक प्रश्न यह है, दो हो गए। जो भी एक ही किया मैंने। दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जो भी शिकायतें आपको प्राप्त हुई है, उन शिकायतों का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से एक सर्कुलर है, उन शिकायतों को मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए। वो रजिस्टर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आज दिन तक नहीं रखा गया। मुझे जवाब दिया कि नहीं, कोई भी रजिस्टर नहीं है। तो ये डीओपी का सर्कुलर है जिसमें ये लिखा है कि इस तरह की कोई भी शिकायतें हो वो मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की जाए, मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की जाए। तो क्यों नहीं शिकायतों का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है? आपके पास शिकायत आई, आपके जांच अधिकारी ने लिख के दे दिया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जबकि ठोस सबूत है, तो फिर रजिस्टर मेंटेन करने में आपने को क्या तकलीफ है? डीओपी का सर्कुलर है। विराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है और हमने जवाब में भी कहा है कि कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आदरणीय भजन लाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। मैं सदन में घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी शिकायतें प्राप्त होगी उसकी सूचीबद्ध करके हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे। अगला प्रश्न है श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या हो गया भाई। प्रश्न संख्या 60। माननीय, मैंने पूछा तो क्या था और जवाब ही वो, मतलब प्रश्न ही चेंज कर दिया मेरा। सुनिए, मैंने पूछा था क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है? यदि हाँ तो 31 दिसंबर 2024 तक कितने केसेज में एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति हेतु सरकार से अनुरोध किया है? जबकि प्रश्न में कर दिया कि 2022 से 2024 ये लिमिट कर दिया आपने। खैर, आपने कर दी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक आपके 1189 अभियोजन की स्वीकृति आपने दी 1592 में से, और 403 अभी भी आपके लंबित हैं। जबकि प्रदेश के सतर्कता आयुक्त ने सभी विभागों के एचओडी को पत्र लिखकर अधिकतम 3 महीने में अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश दिए हुए हैं। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? एक इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वरिष्ठ नेता 7 बारी विधानसभा में आए चुके, इन्होंने जो कहा कि प्रश्न पूछा कुछ था और जवाब कुछ और दिया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में आप खुद ही स्वयं तय करें कि जो लंबा चलेगा इसका पूरा, जो प्रश्न पूछा था उसका हमने पिन पॉइंटेड जवाब दिया, नंबर 1। नंबर 2, माननीय सदस्य ने बोला कि 1/1/2022 से लेकर 31/12/2024 इस अवधि के बीच में इन्होंने पूछा। इसका जवाब हमने इनको दे दिया था कि 1592 एसीबी के जो केसेस दर्ज हुए, उसमें से सरकार ने 1189 की पीएस दे दी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें से। और इस 1189 में से 1037 को वर ग्रांटेड परमिशन फॉर प्रोसिक्यूशन। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है साहब? 152 डिनाई किए गए और 403 जो हैं वो पेंडिंग है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, क्योंकि गैजेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं वो डीओपी के थ्रू होता है और नॉन गैजेटेड का हेड ऑफ डिपार्टमेंट से होता है। ये मैं बता देता हूँ, हमारे 49 डिपार्टमेंट्स हैं। इसकी पूरी सूची आपके सदन पे मैं भेज दूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने पेंडिंग है। तो ये जो 403 है, ये जब डिपार्टमेंट्स भेजेंगे तो उसके बाद में इनकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप रेशियो देखते हैं कि 1592 में से 1189 को प्रोसिक्यूशन दिया गया सैंक्शन, उसमें से 1037 को ग्रांटेड प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो गया और 152 डिनाइड और 403 जो है, मैं सोचता हूं कि ये एक खराब एवरेज नहीं है और डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत करी है इसके अंदर। इसके अलावा समय जो लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगता है,
मेन विभाग जो है उनसे भी जो समय लगता है वो लगता है, कोर्ट के भी कई जगह स्टे आ जाते हैं अध्यक्ष महोदय। तो और सब कई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हैं, आपके कई लोगों की डेथ्स भी हो जाती है। तो ये मैं और इसके अंदर मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी जो है इनकी रिव्यू लगातार चलती है। तो मैं माननीय सदस्य को कहूँगा कि जो हमने नंबर 1 आपका जो प्रश्न आपने पूछा उसका पिन पॉइंट जवाब दिया, और आप खुद ही देख लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। और जो एसीबी की जो प्रोग्रेस रही है, मैं सोचता हूँ उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं रही है। उसके अलावा आप सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर केसेस हैं जो यूं ड्रैग ऑन कर रहे हैं, उसके बारे में आप सूचना दें तो उसके बारे में हम और पिन पॉइंटेड जांच करके आपको जवाब दे देंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल इतना सा पूछा कि 3 महीने के निर्देश आपके सतर्कता आयुक्त ने दिए हुए हैं, और ये 2-2 साल हो गए, और इतना ही नहीं 16-16 साल से केस पेंडिंग पड़े हैं। एसीबी ने आपको लिख के दिया और उसके नहीं हुए, और वो इसलिए नहीं हो रहे कि अधिकारी आपस में मिले हुए रहते हैं। मोदी जी का कहना है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस के आधार पे हमारी सरकार चल रही है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जितने भी केस पेंडिंग है, इनके बारे में क्या आप सरकार ये विचार रखती है कि एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बना दें 3 लोगों की, और वो सारे केसेस की समीक्षा करे, और समीक्षा करके जो केस पेंडिंग है उनकी अभियोजन स्वीकृति 3 महीने के अंदर अंदर दे दे, जिससे भ्रष्ट अधिकारी कोई बच नहीं पाए। क्योंकि पिछली सरकार में 5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ और उनके केसेस पेंडिंग है, इसकी समीक्षा जब तक नहीं होगी, तो इसलिए मेरा कहना है, मेरा सुझाव है कि आप 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाइए, उसमें सारे केसेस जो पेंडिंग है उनकी समीक्षा कीजिए, और जो केसेस अनुमति देने लायक हैं उनके अभियोजन की स्वीकृति दीजिए, जिससे कि उनको दंडित किया जा सके। बैठिए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आप बैठे बैठे नहीं बोले बिना अनुमति के। मैं माननीय मोदी जी और माननीय हमारे इतने सीनियर सराफ साहब की मैं सराहना करता हूं कि आपका जो मोटो है कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपके जो मॉरल्स आपके मोदी जी के, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो 403 केसेस हैं इनके ऊपर हम तुरंत एक्शन लेंगे, आपको आश्वासन देता हूं। और तीसरी बात जो है, इसके अंदर जो है आपने जो बोला मंत्रिमंडल की कमेटी, ये लीगली पॉसिबल नहीं है, कानून अलाउ नहीं करता है इसको। 1 मिनट, अलाउ नहीं करता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब को कह दूंगा कि उनकी कमेटी थोड़ी मजबूत करके, ये जो 403 है, फोकस 403 पे है, इसको हम टाइम बाउंड करके इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। माननीय मंत्री जी, नहीं तो आपका हो गया तो में बना दो कमेटी। अब बैठिए, अगला प्रश्न बैठिए। माननीय सदस्य, मेरा इसमें आए माननीय मंत्री जी, कौन सा प्रकरण कितने समय से है जो बहुत पुराने हैं, उन पे तत्काल सरकार निर्णय करे तो अच्छा रहेगा। उसका अध्यक्ष महोदय एजिंग कर लेंगे और उसकी सूची ले आएंगे। सबसे पुराने पहले हो, उसका एजिंग करके आपको भी कॉपी दे देंगे। और माननीय मंत्री, धन्यवाद। डॉक्टर ऋतु बनावत। प्रश्न संख्या 61 मेरा उत्तर आ चुका है। मेरा मंत्री महोदय से ये निवेदन रहेगा कि बयाना विधानसभा के बयाना कस्बे में 35 वार्ड हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से भी और समुचित व्यवस्था की दृष्टि से भी, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों से छोटे बच्चे और महिलाएं जुड़े होते हैं। अगर 10 आंगनवाड़ी केंद्र बयाना कस्बे में और खोले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था रहेगी, ऐसा मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा। माननीय मंत्री जी। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि शहर के सभी वार्डों के पात्र बच्चों को आंगनबाड़ी की समस्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र आबादी के आधार पर खोले जाते हैं। नियमों में वार्ड के अनुसार आंगनबाड़ी खोलने का प्रावधान नहीं है। बयाना विधानसभा क्षेत्र में पिछले बजट में 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत कर प्रारंभ भी हो चुके हैं। यदि ऐसा कुछ आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की आवश्यकता है, तो अगर वो आप बताएं तो वहाँ पर खोलने का हम लोग आगे
प्रयास करेंगे कि वहाँ पर खुले जाए। जी धन्यवाद मंत्री महोदय। अगला प्रश्न श्री बाल मुकुंदाचार्य, क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? हो गया समय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रश्न संख्या 62 मेरे को जवाब मिल चुका है, मैं संतुष्ट हूँ। जल्दी पूछिए। निवेदन करना चाहूँगा। प्रश्न काल समाप्त। घड़ी में तो घड़ी के अनुसार चल रहा है। स्थगन नहीं आप वापस आ जाइए। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री थावरचंद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र धरियावाद में यूरिया खाद की कालाबाजारी से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लाइट एवं साउंड शो 2 माह से बंद होने की उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 22-23 व 23-24 की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर की नगर परिषद सीमा का विस्तार नहीं किए जाने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री डूंगरराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के किसानों को खातेदारी अधिकार दिए जाने के संबंध में। श्री रफीक खान सदस्य की ओर से कानोता थाना क्षेत्र में बटेसरी गांव के पास महिला का जला हुआ शव मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साबला में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से बाड़मेर निवासी भारतीय सेना में कोर्स कंट्री रेस में गोल्ड मेडल विजेता स्वर्गीय दाऊ प्रजापत को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा छापर में डीएलसी रेट का कम किए जाने के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संदिग्ध मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भरतपुर के शहरी क्षेत्र में जल भराव की रोकथाम एवं CFCD परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सुरेश मोदी एवं 30 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के नवगठित 3 संभाग एवं 9 जिलों को निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, डॉक्टर सुभाष गर्ग, श्री सुरेश मोदी एवं श्री रामकेश को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम एक से मैं पूरा करूँ, उसके बाद पहले मेरे पूरी व्यवस्था हो जाए। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत अब मैं इसको बोल लूँ, उसके बाद आपके बाद दूंगा ना। बीच में मुझे सभी पक्षों से जब मैं खड़ा हुआ हूँ न बोलें, कोई स्पेशल प्रश्न, ऐसा कोई 1 मिनट में कोई तूफान नहीं आने वाला है। श्री विद्याधर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत सूंडो का वास के पंचायत भवन में कार्य संचालन प्रारंभ किए जाने के संबंध में। श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी द्वारा मौका काबिज भूमि महाविद्यालय के नाम दर्ज किए जाने के संबंध में। श्री आदूराम मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चौहटन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाखासर के रण क्षेत्र में नमक उद्योग स्थापित किए जाने के संबंध में। श्री हंसराज मीणा सदस्य की ओर से करौली जिले के विधानसभा क्षेत्र सपोटरा स्थित माता कैला देवी एवं बीजासनी मंदिर क्षेत्र का कॉरिडोर बनाए जाने के संबंध में। श्री शगन सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों का नवीनीकरण करवाए जाने के संबंध में। डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले की
पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान किए जाने के संबंध में। श्री डूंगरराम गेदर सदस्य की ओर से सूरतगढ़ को जिला बनाए जाने के संबंध में। श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र करणपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाने के संबंध में। श्री कालूराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डग में चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन किए जाने के संबंध में। श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भादरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगीवाला का समन्वयन निरस्त किए जाने के संबंध में। श्री महेंद्र पाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जमुआ रामगढ़ के ग्राम मुंडला स्थित अंबेडकर पीठ की गवर्निंग काउंसिल का गठन कर शैक्षिक पदों की स्वीकृति दिलाए जाने के संबंध में। श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के सोम कमला अंबा बांध में डिसलिस्टिंग की निविदा प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच करवाए जाने के संबंध में। श्री रफीक खां सदस्य की ओर से जयपुर शहर में यातायात पुलिस के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में। श्री उदयलाल भंडारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मांडल में उद्योगों द्वारा आवंटित की गई भूमि का अन्य उपयोग किए जाने के संबंध में। श्री गोपाल शर्मा सदस्य की ओर से भीलवाड़ा डिपो द्वारा कोरोना काल में बंद की गई रोडवेज सेवाओं को बहाल किए जाने के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 6/2/25 को शून्यकाल में बोलने हेतु 37 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार है। श्री रामस्वरूप लांबा नसीराबाद विधान क्षेत्र के ग्राम दांतड़ा में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड दांतड़ा में व्यवस्थापक द्वारा निवेशकों काश्तकारों के सावधि जमा योजना की राशि का गबन किए जाने के संबंध में। श्री बाबू सिंह राठौर जनता जल योजना में कार्यरत सहायक पंप चालकों की विभिन्न लंबित मांगों का निराकरण के संबंध में। श्री शंकर सिंह रावत ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में 2 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अन्य विद्यालय में मर्ज समन्वय करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री राजेंद्र महुआ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे सर्वे में पात्र व्यक्तियों के नाम लेने के संबंध में। अब बोलिए माननीय संसदीय मंत्री जी। अब बोले हो गया, चलिए। अब श्री हरिमोहन शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हृदय के गहन तल से आपका आभार व्यक्त करूं कि आप मेरे अधिकारों की रक्षा करने में रुचि रखते हैं और मुझे अवसर देते हैं। रामगढ़ अभ्यारण्य, आप कहें सभी के अधिकारों की रक्षा करता हूं। रामगढ़ अभ्यारण्य 22-23 और 23-24 में उस अभ्यारण्य के लिए राज्य सरकार ने लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके पश्चात से मान्यवर वहाँ ऐसी व्यवस्था हो गई और ऐसी अव्यवस्था हो गई, खड़े नहीं, इनके उठने के बाद आ जाइए ना, जिसके कारण वहाँ पर आज से 2 महीने पहले एक जो बाघिन थी उसकी मौत हो गई और उसके कंकाल का पता भी 12 दिन बाद लगा विभाग। उसके 2 बच्चे हैं जो अभी जीवित हैं। उसमें भी एक बात और है, उसने बच्चे तो दिए थे 3 और तीनों का प्रदर्शन किया था फॉरेस्ट विभाग ने, लेकिन एक बच्चा उसमें गायब है जिसका आज तक अपन को पता नहीं है। तो 12 दिन तक उस कंकाल का और उसका बाघिन का पता नहीं लगना, ये अपनी इनएफिशिएंसी है, अधिकारियों की लापरवाही है कि 12 दिन तक उस टाइगर प्रोजेक्ट में कोई टाइगर गायब हो और अधिकारियों को पता ना लगे। यहाँ से जांच अधिकारी आपने भेजे, मुझे अफसोस है इस बात का कहने का, जांच अधिकारी जिस दिन पहले टाइम जांच करने के लिए गई तो जहां पर वो बाघिन मरी थी वहां गई नहीं, रास्ते से ही वापस आ गई। तो बड़ी जंगल में वहां कौन जाएगा। और इसके साथ एक मर गई वो बाघिन, बाघिन के बाद एक उस बाघिन का बच्चा लापता है जिसका पता नहीं है। और इसके बाद ये जो RBT4 है, RBT4 इसकी डेथ हो गई। अभी कुछ दिनों पहले ही RBT4 जंगल में मारा गया और विभाग का कहना यह है कि इनके 2 टाइगर के बीच में फ्री फाइट हो गई। फ्री फाइट के कारण वो मर गया। इस RBT4 के जो कॉलर लगा हुआ था, विभाग को पता था कि अकेला है,
कहां पर है, ये दोनों की टाइगर की क्या पोजीशन है, ये कैसे लड़ेंगे। तो टाइगर का जब आपस में एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन होने का था तो उस समय विभाग को ये पता था, लेकिन विभाग ने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। और टाइगर मरने के बाद जो उन्होंने जांच करके ये बताया कि 2 टाइगरों के बीच में फ्री फाइट है। अगर फ्री फाइट है सर, तो दूसरे टाइगर को भी चोटें आई होगी। फ्री फाइट होने का मतलब यह है कि दूसरे टाइगर को भी चोट आई। उस टाइगर का आज तक पता नहीं है कि उसके बदन पर कहां चोट आई। इन दोनों का पोस्टमार्टम होने के बाद भी, टाइग्रेस का भी और टाइगर का भी, आज तक किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट न तो विभाग ने किसी को प्रकाशित की और न जानकारी दी। इन सब बातों के पीछे मेरे कहने का उद्देश्य है कि हमारी लाइफ लाइन है वो टाइगर प्रोजेक्ट बूंदी की। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जिस प्रकार सवाई माधोपुर में टाइगरों के लिए आपने पर्याप्त खाद्य व्यवस्था कर रखी है जंगली जानवरों की, लेकिन रामगढ़ अभयारण्य में मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉपर व्यवस्था दूसरे अन्य जंगली जानवरों की वहां नहीं होने के कारण ये परिस्थिति पैदा होती है। और अभी 3 दिन पहले 4 लेपर्ड 2 महीने के अंतराल पे सड़क पे मर गए। डॉक्टर सुभाष गर्ग वाली सड़क पर मर गए और एक खुदी वाली में मर गए, एक खुदी वाली में मर गए। 2 साल में 10 चीता वहां पर मर गए। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि मेहरबानी करके इस टाइगर प्रोजेक्ट को ठीक ढंग से चलाएं। दोषी अधिकारी जिनको आप मानते काम करें और उनके लिए प्रॉपर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करें और एक टाइग्रेस जरूर भेजें। 2 टाइगरों के बीच में आइए बात टाइग्रेस का रहना। अरे ब्राजे सदन के टाइगरों की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है। और उम्मीद करता हूं डॉक्टर सुभाष शुरू करिए के खिलाफ काम करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुझे भरतपुर शहर की वर्षों से चली आ रही जल भराव की समस्या और ड्रेनेज सिस्टम के बोलने पर समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भरतपुर शहर की सबसे बड़ी जल भराव की समस्या जो वर्षों से पिछले 50 वर्ष से भरतपुर के नागरिक सहन करते आ रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही यूडीएस डिपार्टमेंट को भी बड़ी मुश्किल से एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके, जिसमें आईआईटी की एक्सपर्ट्स टीम, अभियंताओं की एक्सपर्ट टीम ने एक योजना बनाई जो लगभग 374 करोड़ रुपए की थी और जो योजना 2 फेजेज में पूरी होनी थी। पहला फेज था 282 करोड़ का और दूसरा फेज था 92 करोड़ का। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, इस फर्स्ट फेज में 4.8 किलोमीटर की पक्की ड्रेन बननी थी और सेकंड फेज में जो है 2.78 किलोमीटर की एक पक्की ड्रेन बननी थी, जिसमें लगभग फर्स्ट फेज में 90 किलोमीटर पक्की नालियों का निर्माण होना था और सेकंड फेज में 190 किलोमीटर की लंबी लाइनों का निर्माण होना था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहूँगा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से और कुछ भू माफिया मिलकर के इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट को रोकना चाह रहे हैं। आज भी काम जो कि 23 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था, आज भी उसको बढ़ा करके जुलाई 25 कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस पूरे प्रकरण की अपने उच्च स्तरीय पर जांच कराएं आईआईटी के माध्यम से और दोबारा अभी लास्ट एक मीटिंग को करवाई एमएनआईटी से और यह कहा गया एमएनआईटी की टीम के समक्ष कि हमको ऊपर से निर्देश है, इसलिए उस ड्रेन को ओपन रखा जाए। महोदय, वहां पूरी डेंस पॉपुलेशन रहती है, ओपन रखने से आए दिन सुसाइड पॉइंट बनेगा। सुजान गंगा हमारी नहर है, उस पर ऑलरेडी सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से प्रोजेक्ट तकनीकी अभियंताओं ने स्वीकृत किया, आईआईटी की टीम ने स्वीकृत करके, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और वहां के जिला प्रशासन उसको आमदा है ओपन रखने पर, जबकि वहां के स्थानीय अधिकारी नागरिकों के द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आप बहुत मंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप बड़े ईमानदार, बहुत ही मजबूत आदमी हैं, आप इससे पूरे प्रकरण की जांच कराएं और किन जिला प्रशासन अधिकारियों की भूमाफिया अतिक्रमण की जो मैं अगला नाम पुकार रहा हूं, धन्यवाद। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं। उस पर कल जो मैंने व्यवस्था दी थी कि 2 सदस्य जिनके नाम मैंने लिए हैं, श्री सुरेश मोदी और श्री रामकेश, अपने 2-2 मिनट बचा रखेंगे, उसके बाद संसदीय मंत्री इसका जवाब देंगे। श्री सुरेश मोदी।
अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने संभाग और जिलों का दर्जा समाप्त करके वहाँ की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और क्षेत्र के विकास को खत्म करने का काम किया है। आपने मापदंडों पर नहीं, आपने राजनीतिक दुर्भावना से फैसले लिए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में तीनों सांसद आपके बीजेपी के हारे, 21 में से 14 आपके विधायक हारे और ये हार आप पचा नहीं पाए, इसीलिए आपने संभाग का और जिले का खत्म करने का फैसला किया। नीमका थाना को जिला बनाने की मांग 1955 से चलती आ रही है। कई आंदोलन हुए, भूख हड़ताल हुई, पैदल यात्रा हुई और इसके बाद पिछली रामलुभाया कमेटी ने बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करके उसे संभाग और जिले का दर्जा दिया। जिला बनने के बाद और हटाए जाने तक चारों विधानसभा में किसी तरह का कोई विरोध जनता का नहीं था, बल्कि आपके खंडेला से आए माननीय सदस्य जो आप ही की पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने पिछले सत्र में अपनी 12 पंचायतें और नीमका थाना में जिले में शामिल करने की मांग की थी। आप कहीं पे जनसंख्या का मुद्दा वो लेते हो आधार, कहीं पे आप क्षेत्रफल का आधार लेते हो, कहीं पे आप दूरी का आधार लेते हो, कहीं पे आप हरियाणा दूसरे राज्य की सीमा का आधार लेते हो और कहीं पे आप राष्ट्रीय औसत की बात करने लग जाते हो। वो सारे मापदंड आप भूल जाते हो। आपने जो जो फैसले किए हटाने के, वो आपने पिक एंड चूज के बेसिस पे किए। डी की बात करते वक्त आप कहते हो कि साहब दूसरे राज्य की सीमा लगती है, तो नीमका थाना की बात करते वक्त आप कैसे भूल जाते हो कि हरियाणा राज्य की 60 से 70 किलोमीटर सीमा नीम के थाने के जिले के साथ में लगती है, उसका आप जिक्र नहीं करते हो। हकीकत यह है कि पंवार कमेटी ने सभी जो नए जिले बने थे उनका दौरा किया था, लेकिन नीम के थाने जिले का दौरा उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। सरकार की तरफ से उनको यह आदेश था कि नीम का थाना जिले को हटाया जाए। आप राष्ट्रीय औसत की बात करते हो। मध्य प्रदेश राजस्थान से छोटा प्रदेश है, वहां की जनसंख्या कम है, वहां का क्षेत्रफल कम है और वहां पे 53 जिले हैं। हरियाणा की बात करें, 8वां हिस्सा जमीन है राजस्थान से, 1/3 यहां से जनसंख्या है। वहां पे आपके श्री रामकेश 22 जिले हैं, 22 जिले हैं और एक कमेटी का गठन किया गया है नए जिले बनाने के लिए। 5 और नए जिले बनाने की तैयारी चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए से सरकार से, कि ये जो आपने गलत काम किया है इस काम को वापस लें और जो जिले आपने हटाए, जो संभाग हटाए हैं, उनको वापस घोषित करें और वहां की जनता को राहत दें। वरना आपके जो मंत्री कह रहे हैं, हो गया आपका विषय आ गया, आपका विषय आ गया, आपका विषय हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने 17 नए जिले का गठन किया था, उसमें से 9 जिले और 3 संभागों को भाजपा की सरकार ने राजनीतिक द्वेषता से निरस्त कर दिया। और जैसा अभी सुरेश जी मोदी साहब कह रहे थे, भाजपा की सरकार ने इन जिलों को खत्म करते समय जो मापदंड देखने चाहिए थे, वो मापदंडों का कोई परीक्षण नहीं किया, उसके लिए कोई कमेटी गठित नहीं की, केवल ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों की कमेटी गठित की है जो पहले से बिल्कुल तय कर रखा था कि इन जिलों को खत्म करना है, और जिनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की वो भी भाजपा के सदस्य माननीय पवार साहब रहे और उन्होंने राजनीतिक द्वेषता से ये कार्रवाई की है। जैसे अभी मोदी जी ने कहा है, कहीं आप दूरी का मापदंड लेते हैं, कहीं आप जनसंख्या का मापदंड आप बता रहे हो, और अखबारों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही उसमें आपने कहीं दूरी के लिए, तो मैं आपके दूरी के लिए आपको कहना चाहता हूं, आप डी की दूरी मात्र
भरतपुर से 38 किलोमीटर है और हमारे सांचौर में 140 किलोमीटर की दूरी है। आपने सांचौर को निरस्त कर दिया और डीग को रख लिया। और अनूपगढ़ इसी तरीके से, नीमका थाना, केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, दूदू, शाहपुरा, ये सारे जिलों में आपने अलग अलग मापदंड तय किए। ये मापदंड किसी भी रूप में ये ठीक नहीं कहे जा सकते। इन मापदंडों के पीछे आपकी राजनीतिक दुर्भावना, उसके कारण ये जिले खत्म किए हैं। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले राजस्थान में 7 जिले बने और 7 जिलों में 12, धौलपुर, हनुमानगढ़, दौसा, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़। और उस समय जब करौली को जिला बनाया था, उस समय ये आपत्तियां उठी थी। कुंभट कमेटी का गठन हुआ। कुंभट कमेटी ने ये तय किया था कि जिले की जो जनसंख्या है वो 10 लाख होनी चाहिए कम से कम, और 10 लाख के सारे मापदंड ये सारे के सारे जिले पूरी कर रहे हैं। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जानबूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से इसको गंगापुर के जिले बनाने की मांग करते आ रहे थे। आपने उसको अनसुनी किया और गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है। समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, अरे बैठिए। अरे आपके मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय सदस्यों ने राजनीतिक दुर्भावना से जिले रखने या खत्म करने की बात कही है और ये भी कहा है कि पैरामीटर्स नहीं लागू हो गए तो क्या हो गया, जिलों को तो रखना चाहिए था। मैं अरे सुनिए, यूँ मान ले, कोई बात। हाँ, पैरामीटर आपका लागू नंबर होता आए फिर तो आप भी कर दिया। बोलना। कोई बात नहीं, जो आपने कहा है मैं मेरिट पर इसकी बात तथ्यात्मक कहूँ उससे पहले दोनों माननीय विधायक जो बोल रहे हैं, दोनों की रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लगी और उस रिट याचिका में स्वयं सुरेश मोदी जी पार्टी है जिन्होंने खुद ने लगाई और उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो प्रारंभिक कमेंट्स किए हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। After going through the petition, we find that the petitioner have not sought any information from the authority concerned under Right to Information Act 2005, or otherwise to seek whether the decision to do abolition 9 district was based on any material or not. Straightway, ये रिमार्क्स है आपकी पिटिशन पर। मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी हाईकोर्ट की। Straightway, the petition has been filed before this court making a serious allegation on non-application of mine in the petition. Learned Advocate General is direct to file reply। ये दूसरा, अरे सुन लीजिए, ये बात बताना। आप सुन लीजिए। आपने जो बोला उस पर सही था कि गलत था, सदन नहीं गया। उत्तर तो आपको मंत्री जी का सुनना होगा। बैठिए। ये सुरेश मोदी जी, अब आप सुनना ही चाहते हैं, मैं तो फिर भी और नहीं खोलना चाहता था आपका। अब सुरेश मोदी जी की याचिका, इन व्यू ऑफ द सबमिशन ऑफ लैंडेड काउंसिल फॉर द पार्टी दैट अनदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल केस नोटिस हैव बीन इशूड इन रिप्लाई आल्सो फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट विच इज लिस्टेड सो। ये आपके केस में इसी को बेस बनाया है। अब दूसरा विषय, पहला पॉइंट, दूसरा मैं बहुत पिन पॉइंट आपसे निवेदन करूंगा। कानून क्या है? तो कोई भी जिले बनाने और नहीं बनाने का कानून क्या है? राजस्थान पूरा से अधिनियम। अरे सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक बार टोकने के बावजूद भी माननीय सदस्य अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है तो कार्रवाई करें। आप अपना बात रखिए। सेक्शन 15 है राजस्थान पूरा से अधिनियम 1956 का, वो जिले बनाने या नहीं बनाने के संबंध में है। और सेक्शन 16 है, और कृपया ध्यान लगा से सुन लीजिए, क्षेत्रों, डिवीजनों आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार नए जिले, उपखंड
तहसीलें, उप तहसीलों और गांवों का निर्माण कर सकती है अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसीलों और उप तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। एब्सोल्यूट राइट है गवर्नमेंट के पास। पहला, अरे सुनने के बाद बोलना। अरे एक बात सुन लीजिए माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सुना गया है, इनका भी सुनिए। बोले आप कंटिन्यू रखें। तो पहला मेरा निवेदन है, हमारा गला काटा किसने काटा? दीदी आके बैठे, पता लगा नहीं लगा? बैठिए। साथ में जमानत है, जब तुम्हें पता लगा नहीं लगा शहर में? बिना अनुमति के जो बोल रहा है वो अंकित नहीं। तो पहला, सरकार को पूर्ण अधिकार है किसी जिले को बनावे या किसी जिले को समाप्त करे, पहला। दूसरा ये आरोप लगाया गया कि राजनीतिक क्षेत्र से प्रभावित किसी व्यक्ति को कमेटी बना दी गई। और ध्यान से सुने, मैं सदन को ध्यान में दिलाना चाहता हूं, कहने से पहले विचार करना पड़ता है, बोलने से पहले पढ़ना पड़ता है और बोलने से पहले रिकॉर्ड देखना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1956 से लगाकर जब हमारा राजस्थान बना तो 26 जिले थे और 25 जिले थे। सबसे पहला जिला बना 1982 में धौलपुर, इनके राज के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद में 10 अप्रैल 1951 को बारा बना, 10 अप्रैल 1951 को दौसा बना, 10 अप्रैल 1951 को राजसमंद बना, 12 जुलाई 94 को हनुमानगढ़ बना और 19 जुलाई तो करौली बना और 26 जनवरी प्रतापगढ़ बना। ये सारे के सारे जिले बने हैं, साथों ही वो भाजपा के राज कार्यकाल बने हैं। अपने कार्यकाल में एक भी जिला आपने नहीं बनाया। तीसरा 3 कमेटियां आज तक बनी है जिलों के संबंध में। ये 3 कमेटियां आज तक बनी है। बोलिए, मैं उत्तर आने दीजिए। पहली कमेटी बनी कुमट समिति 1997 में, जिसकी सिफारिश करौली जिले की हुई। दूसरी कमेटी बनी डॉक्टर परमेश चंद्र जी की, सीनियर IAS ऑफिसर की। और तीसरी कमेटी बनी राम बुल्ले जी की और चौथी कमेटी अभी बनी जिसका अभी आरोप लगा रहे हैं। ये जो डॉक्टर परमेश चंद्र जी की कमेटी बनी थी और अभी जो कमेटी बनी थी, दोनों की हूबहूब एक ही रिपोर्ट है। और सरकार ने न केवल इस कमेटी को आधार बनाया, डॉक्टर परमेश चंद्र जी की कमेटी जो उस टाइम बनी थी उस कमेटी को भी आधार बनाया है। उसके खिलाफ आपका एलिगेशन नहीं है, उस कमेटी को एज इट इज अडॉप्ट किया गया है। ये मैं इस जिलों के निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र की बात है वो पूर्ण रूप से गलत है। कमेटी कब बनी थी ये बता दीजिए। ये कमेटी कब बनी थी? नाम बनाया है ने सबका ही, परमेश चंद्र कमेटी, राम बुल्ले कमेटी और कुंभट कमेटी। कमेटी कब बनी थी? कौन से सन में बनी थी वो बता दे। सब बता रहा हूँ, सुनोगे तो पता लगेगा। अब और जमीन खिसक रही नीचे से बीच में बोल रहे हो। जिलों के गठन हेतु अध्यक्ष महोदय एक बार मंत्री का पूरा स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। एक मिनट, बीच में जो कैसे पूछ रहे हैं? नए जिलों के गठन हेतु निर्धारित मापदंड मुख्य रूप से भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासनिक संरचना, जन भावनाएं, सांस्कृतिक सामंजस्य, यथासंभव पूरी पंचायत समिति तहसील का हस्तांतरण, क्षेत्र का पिछड़ापन, वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं, जिला मुख्यालयों से दूरी, तहसील से दूरी, प्रभावी कानून व्यवस्था और त्वरित अभियोग, ये मोटे मोटे तौर पर ये आधारभूत संरचना है। और मौजूदा में माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप राष्ट्रीय स्तर का औसत देखेंगे और फिर राजस्थान का या पड़ोसी जिलों का, जैसा इन्होंने कहा मध्य प्रदेश का, एक का जवाब दूंगा। तो राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है, संक्षेप में दीजिए इनको जवाब। राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है वो 788 जिले हैं, औसत जनसंख्या 23 लाख है और औसत क्षेत्रफल 4212 है, औसत तहसील है 7.2 है, खंड 9.2 है और गांवों की संख्या औसत 900 है। और हमारे यहाँ इन औसत जिलों के अनुसार
जिन जिन की संख्या पाई गई है उसका विस्तृत विवरण, चूंकि समय आपने कम दिया है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। तीसरा मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं वो ये कि इन जिलों के गठन में और इन जिलों के उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना, आप संक्षेप में दीजिए। आप 2 मिनट नहीं 4-4 मिनट बोले, बैठिए आप। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अब आपको सुनना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। स्वतः साहब को छेड़ा ही क्यों, सुनना ही पड़ेगा। सवाल पूछते हो तो उत्तर सुनने की हिम्मत रखो राजीमोहन जी। मंत्री सुनना ही पड़ेगा। राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास किया गया। आप संक्षेप में दीजिए। मेरा निवेदन यह है कि जिलों के गठन में अगर इतने ही मेरे साथी बहुत सही है तो पूरे कार्यकाल में 50 साल हुए होंगे, 47 साल होंगे, जो भी कार्यकाल में है, एक के सिवा एक जिला नहीं बनाया, और जो जिले नहीं बनाने वाले वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो, आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो। मेरा दूसरा मेरी बात बीच में नहीं, मैं तेरा स्टेज पर खड़ा हुआ तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब आप 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं, 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं, 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं। और सर्वप्रथम कांग्रेस की नीति को जानना बहुत जरूरी होगा। जाते जाते चुनावी दाव खेला, ऐसा दाव उल्टा पड़ गया, इनके जादू पोल जनता के हरा करके उधर बैठा दिया। नवंबर 1956 में, जैसा मैंने अभी बताया, 3 तो नोटिफाइड थे और बाकी 20 थे, वो उनके जिले थे। क्यों नहीं हुआ जानना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानना जरूरी है। एक तहसील करते हैं, एक हॉस्पिटल खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं, तो उसमें भी पूरी व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। एक विचार करो, एक जिले के औसत 800 से 1000 करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, समस्त विकास विभागों के भूमि, वन, वाहन, संसाधन, आवश्यक बड़े बड़े मंजिले ग्राउंड वाटर करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। इतने ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको पता होता, एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया जिसका जवाब देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश का बताना चाहूँ, क्योंकि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा जिले का गठन, पुनर्गठन 8 बार जिलों का मध्य प्रदेश में 1988 में हुआ, जिसे कांग्रेस सरकार की रिपीट हो गई, उसकी नकल की, और नकल किंतु कहते नकल करने का कर जरूरत पड़ी। उस समय केंद्र के माननीय बिहारी वाजपेयी सरकार थे, मध्य प्रदेश की सरकार थी, और इनका घाटा हुआ। अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाओ, यहाँ से नहीं। परंतु राजस्थान में 2023 न तो कोई पृष्ठभूमि थी, न कोई नियत थी, न कोई पुनर्गठन की आवश्यकता थी। अंधी कवायद में हमारी सरकार को रिपीट हो जाए, ऐसी अपेक्षा से की गई, वो सरकार ने जवाब दे दिया। और आखिर में सुनाओ, जिलों का रखा गया उसका ठोस आधार भी उल्लेख नहीं है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल, परिस्थिति, जनसंख्या, मात्रा, गुणवत्ता, प्रक्रिया के नियम 295 प्रक्रिया समाप्त 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं श्री विद्याधर सिंह
श्री विद्याधर सिंह। अपने अपने सीटों में जाइए, अपनी सीटों में जाइए, अपनी सीटों में जाइए। प्रक्रिया 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री विद्याधर सिंह, श्रीमती। मैं बोल रहा हूँ सर, अध्यक्ष जी सदन की कार्रवाई से चलाएं। अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एवरेज 10 लाख है। 10 लाख का एवरेज है हमारा। 10 लाख, एक जिले में 10 लाख जनसंख्या का एवरेज है। 10 लाख जनसंख्या एवरेज है। 10 लाख। माननीय सदस्य, दिस साइड, अपने बैल में रहिए, इधर नहीं। और बढ़ो, आप बताओ अदर कुछ नहीं है। टंडन गोपाल है आपके खिलाफ ये हाईकोर्ट का हाईकोर्ट। अरे इधर नहीं। माननीय सदस्य, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। आज के दौर के दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहते, बल्कि ऐसी कहानियां चाहते हैं जो उनके दिल को छू ले, उन्हें इतिहास की गहराइयों में ले जाए और इंसानी जज्बातों को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दे। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक फिल्म छावा कुछ ही दिनों में छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा से दर्शकों को रूबरू कराएगी। जयपुर में अभिनेता विक्की कौशल ने अपनी आगामी फिल्म छावा के प्रमोशन के दौरान फैन से मुलाकात की। राज मंदिर सिनेमा में हुए प्रोमो लॉन्च के दौरान विक्की ने खमा घनी